हेलो आई राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपनी इस वीडियो में सोशियोलॉजी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। इसमें अपनी फर्स्ट यूनिट है सामाजिक समस्या, इसकी अवधारणा और इसके कारण। इस पर अपन 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, दो दो नंबर वाले। बिना समय गंवाई अपन पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं? तो सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति या व्यवहार है जिसे समाज का एक बड़ा वर्ग हानिकारक मानता है और जिसे सामूहिक प्रयासों से हल करने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। ये समाज के मूल्यों और मानदंडों से विचलन को दर्शाता है, जिससे बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। सामाजिक समस्या की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो सामाजिक समस्याओं की दो प्रमुख विशेषता ये हैं कि वे सामूहिक प्रकृति की होती हैं, व्यक्तिगत नहीं होती हैं, बल्कि बड़े समूहों को प्रभावित करती हैं और इन्हें समाधान योग्य माना जा सकता है। यानी समाज इन्हें हल करने के लिए सामूहिक कार्रवाई कर सकता है। वे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करती हैं। सामाजिक समस्या यानी कि पूरे समाज की कोई समस्या हो। जैसे पूरे समाज को क्या समस्या हो सकती है? समाज में सड़क नहीं है, समाज में कोई आक्रमण कर रहा है पूरे समाज पर, व्यक्तिगत समस्या से अलग होकर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सामाजिक समस्या और व्यक्तिगत समस्या में क्या अंतर है? तो सामाजिक समस्या बड़े पैमाने पर समाज के एक सिग्निफिकेंट हिस्से को प्रभावित करती है और सामाजिक संरचना से उत्पन्न होती है, जैसे कि बेरोजगारी पूरे समाज में। व्यक्तिगत समस्या किसी एक व्यक्ति तक सीमित होती है और उसकी निजी परिस्थितियों से जुड़ी होती है, जैसे कि नौकरी खोना। सामाजिक समस्या को हल करने के लिए सामूहिक हस्तक्षेप आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामाजिक समस्या की अवधारणा समय के साथ कैसे बदल सकती है? तो सामाजिक समस्या की अवधारणा समय के साथ बदल सकती है, क्योंकि समाज में मूल्य, मानदंड और अपेक्षाएं विकसित होती हैं जो एक समय में सामान्य माना जाता है। यानी कि जो एक समय में सामान्य माना जाता था, जैसे कि बाल विवाह, वह बाद में एक गंभीर सामाजिक समस्या बन सकता था। या नई चुनौतियां जैसे कि साइबर अपराध सामने आ सकता है। ये बाल विवाह, साइबर अपराध, जैसे कंप्यूटर हैक नहीं कर लेते, वेबसाइट हैक कर लेते हैं, ये सामाजिक समस्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का क्या महत्व है? इन सामाजिक समस्याओं को क्यों पढ़ना चाहिए हमको? तो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन का महत्व यह है कि यह उनकी जड़ों और कारणों को समझाने में मदद करता है, जिससे प्रभावी समाधान और नीतियाँ बनाई जा सकें। यानी पहले तो अपन इसके प्रभाव को समझेंगे, फिर इसका समाधान बनाएंगे नीतियों के माध्यम से। ये सामाजिक असमानताओं, अन्याय और वंचितता के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, जिससे सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन संभव होता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक समस्या को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से सामाजिक समस्या को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो समाज के संरचनात्मक या कार्यात्मक पहलू में दोष के कारण उत्पन्न होती है और जो सामाजिक मानदंडों या मूल्य का उल्लंघन करती है, जिससे समाज के सदस्यों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वो बीच में एसएमएस आ गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है,
सामाजिक समस्याओं में वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ पहलुओं का क्या अर्थ है? तो वस्तुनिष्ठ पहलू उन मापने योग्य तथ्यों को संदर्भित करता है जो एक समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं, जैसे कि गरीबी दर। व्यक्तिनिष्ठ पहलू उस सामाजिक धारणा को व्याख्या से संबंधित है कि क्या कोई स्थिति वास्तव में एक समस्या है और इसे कितना गंभीर माना जा सकता है, जो सामाजिक मूल्यों पर आधारित हो। थोड़ा फास्ट ही करवा रहा हूँ, एक बार थोड़ा सा समझ लेना वीडियो में ध्यान लगा के, फिर दोबारा देखना वीडियो, और फिर PDF अपलोड कर दूंगा मैं, PDF से देखना आप। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामाजिक समस्याओं के उद्भव में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका है? यानी समाज अगर परिवर्तन करता है तो क्यों उत्पन्न होती हैं समस्याएं? सामाजिक परिवर्तन सामाजिक समस्याओं के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीव्र नगरीकरण, समाज में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण समस्या हो रही है। औद्योगिकरण, तकनीकी प्रगति और बदलते मूल्य अक्सर पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं पर दबाव डालते हैं, जिससे कि बेरोजगारी, अपराध, पारिवारिक विघटन जैसी नई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक असमानता किस प्रकार एक सामाजिक समस्या का कारण बनती है? तो आर्थिक असमानता एक गंभीर सामाजिक समस्या है क्योंकि संसाधनों, अवसरों और शक्ति तक पहुंच में अंतर पैदा करती है। यह गरीबी, अपराध, कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक अशांति को बढ़ावा देती है, जिससे सामाजिक एकजुटता कमजोर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण सामाजिक समस्याओं को कैसे जन्म देता है? तो अपर्याप्त सामाजिक नियंत्रण सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है जब समाज के मानदंड, कानून और संस्थाएं व्यक्तियों या समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने में विफल रहती हैं। इससे विचलन, अपराध, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अन्य असामाजिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। यानी समाज के जो मानदंड होते हैं उनको, सामाजिक प्राणी को उनका पालन करना चाहिए। जैसे अपने गांव में तो बहुत होता है, शराब नहीं पीना चाहिए, किसी को फालतू नहीं बोलना चाहिए। जो अपन विदेश में देखते हैं तो कोई किसी को मतलब नहीं है, कोई उनका मानदंड नहीं है समाज में रहने के लिए। जिसको जैसा लगता है वो वैसा ही करता है, बाकी पुलिस ही संभालती है। अपने पुलिस को बुलाते नहीं है, समाज है, समाज ही संभाल लेगा। अपन बैठ के सारे समाज वाले खुद फैसला ले लेंगे। बहुत रियल चांस होते हैं जब पुलिस को बुलाते हैं अपने। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, सांस्कृतिक संघर्ष सामाजिक समस्याओं का कारण कैसे बन सकता है? तो सांस्कृतिक संघर्ष तब सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है जब विभिन्न सांस्कृतिक समूह के मूल्य, विश्वास या जीवन शैली एक दूसरे से टकराते हैं। ये सांप्रदायिक हिंसा, भेदभाव, असहिष्णुता और पहचान संकट जैसी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। यानी कि सामाजिक जो संस्कृति होती है वो जब एक दूसरे से टकराती हैं, विभिन्न संस्कृतियाँ मिलती हैं, एक दूसरे का विरोध करती हैं, एक दूसरे को दबाती हैं, तब ये संकट बन सकती हैं, तब समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रौद्योगिकी का विकास किस प्रकार नई सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है? तो प्रौद्योगिकी का विकास जहां लाभप्रद है वहीं यह नई सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है। उदाहरण के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया ने साइबर अपराध, ऑनलाइन बुलिंग, गोपनीयता का उल्लंघन और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियां पैदा की हैं। स्वचालन बेरोजगारी का कारण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक समस्याओं के उद्भव में दोषपूर्ण सामाजिक संरचनाओं की क्या भूमिका है? तो दोषपूर्ण सामाजिक संरचनाएं जैसे कि जाति व्यवस्था, पितृसत्तात्मक समाज सामाजिक समस्याओं के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये संरचनाएं भेदभाव, असमानता, अन्याय और शोषण को बढ़ावा देती हैं, जिससे गरीबी, बाल श्रम,
लिंग आधारित हिंसा और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानदंडहीनता का सिद्धांत सामाजिक समस्याओं को समझने में कैसे मदद करता है। तो मानदंडहीनता का सिद्धांत बताता है कि जब समाज में मानदंड स्पष्ट नहीं होते हैं तो समाज कमज़ोर पड़ जाता है या अनुपस्थित होते हैं। जो मानदंड अनुपस्थित होते हैं तो व्यक्ति भ्रमित हो जाते हैं। इससे सामाजिक बंधन कमज़ोर होते हैं और विचलन, अपराध, आत्महत्या जैसी सामाजिक समस्याएं बढ़ जाती हैं। जब व्यक्ति अकेला रहेगा तो आत्महत्या कर सकता है, वरना पहले के ज़माने में इतनी आत्महत्या नहीं होती थी क्योंकि एक दूसरे को संभालते थे लोग। कौन क्या कर रहा है, कहाँ बैठा है, वो खपाने की पूछते थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे ये सब बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामाजिक समस्याओं के कारणों में राजनीतिक कारकों की क्या भूमिका होती है। तो सामाजिक समस्याओं के कारणों में राजनीतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खराब शासन, भ्रष्टाचार, नीतिगत विफलताएं या कुछ समूह का राजनीतिक बहिष्कार, गरीबी, असमानता, मानवाधिकारों को उल्लंघन और सामाजिक अशांति जैसी समस्याओं को बढ़ा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विचलन की अवधारणा सामाजिक समस्याओं में कैसे जुड़ी हुई है। तो विचलन की अवधारणा सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई है क्योंकि सामाजिक मानदंडों से हटने वाले व्यवहार को संदर्भित करती है। विचलन जब बड़े पैमाने पर होता है तो समाज के लिए हानिकारक होता है। वह एक सामाजिक समस्या बन सकता है जैसे अपराध, नशीली दवाओं का उपयोग। विचलन यानी कि एक दूसरे से दूर होना, खुद तक सीमित होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, जनसंख्या वृद्धि और घनत्व किस प्रकार सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि और घनत्व सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं क्योंकि ये संसाधनों, जल, भूमि, आवास पर दबाव बढ़ाते हैं, बेरोजगारी को बढ़ावा देते हैं, आधारभूत संरचना पर बोझ डालते हैं और मलिन बस्तियों तथा अपराध जैसी शहरी समस्याओं को जन्म देते हैं। मैं भी बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ जब ये ट्रेन बोलती हैं, आवाज़ आती है, उधर ध्यान चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षा का अभाव सामाजिक समस्याओं को कैसे बढ़ावा देता है। यानी कि शिक्षा के बिना समाज में कैसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो शिक्षा का अभाव सामाजिक समस्याओं को बढ़ावा देता है क्योंकि यह ज्ञान, कौशल और अवसरों तक पहुंच को सीमित करता है। इससे बेरोजगारी उत्पन्न होती है, गरीबी पैदा होती है, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आते हैं, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों का प्रचलन बढ़ता है जिससे समग्र मानव विकास बाधित होता है। अगर इस पर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे, मैंने थोड़ा बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, पर्यावरण क्षरण किस प्रकार एक सामाजिक समस्या बन सकता है या बन गया है। परिवार क्षरण। तो पर्यावरण क्षरण एक बड़ी सामाजिक समस्या बन गया है क्योंकि यह सीधे मानव स्वास्थ्य, आजीविका और संसाधनों को प्रभावित करता है। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं बीमारियां, विस्थापन और खाद्य असुरक्षा को जन्म देती है, विशेषकर कमजोर वर्ग के लिए। यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए अपन को। परिवार ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामाजिक विघटन का सिद्धांत सामाजिक समस्याओं को समझने में कैसे सहायक है। तो सामाजिक विघटन का सिद्धांत बताता है कि जब किसी समुदाय में सामाजिक नेटवर्क, मानदंड और संस्थाएं कमजोर पड़ जाती हैं तो यह अपराध, नशीली दवाओं के उपयोग और पारिवारिक समस्याओं जैसे कि सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से शहरी पड़ोस में लागू होता है। हेलो राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने। पिछले वीडियो में यूनिट 1 पर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे अपन ने। आज इस वीडियो में यूनिट 2 पर
20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। बहुत से स्टूडेंट्स का पेपर बैक हो जाता है, कारण बस इतना ही होता है कि उन तक सही ज्ञान नहीं पहुंच पाता, सही सामग्री नहीं पहुंच पाती। अगर उन्हें भी आपकी तरह नोट्स मिल जाएं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं उनका भी पेपर बैक नहीं रहेगा। तो हेल्प करना उनकी सभी की। जब आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं तो वीडियो रैंकिंग में आता है, आपके शेयर करने से फिर वो सजेशन में जाता है, तो बहुत सी स्टूडेंट की हेल्प होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, गरीबी से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा दी। तो आप गरीबी को परिभाषित करना है, गरीबी क्या है इसकी परिभाषा लिखनी है। तो कैसे लिखोगे गरीबी? गरीबी एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थिति है जहाँ एक व्यक्ति या परिवार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि भोजन, वस्त्र, आश्रय मतलब कि घर, शिक्षा, स्वास्थ्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय या संसाधन प्राप्त करने में असमर्थ होता है। यह सिर्फ आय की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों और विकल्पों के अभाव को भी दर्शाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी की निरपेक्ष और सापेक्ष अवधारणाओं में क्या अंतर है। तो निरपेक्ष गरीबी न्यूनतम जीवन यापन के लिए आवश्यक आय या संसाधनों की कमी से संदर्भित है, जो एक निश्चित गरीबी रेखा से नीचे मापी जाती है। जबकि सापेक्ष गरीबी समाज के औसत जीवन स्तर की तुलना में संसाधनों और अवसरों के अभाव को दर्शाती है, जहाँ व्यक्ति दूसरों की तुलना में गरीब होता है। एक में तो तुलना की जाती है, एक में वैसे गरीब होता है आवश्यकता के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ग्रामीण गरीबी के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत में ग्रामीण गरीबी के 2 प्रमुख कारण कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, जो मौसमी है और अनिश्चित है, तथा भूमिहीनता या छोटे और खंडित जोत। इसके अतिरिक्त अशिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, अपर्याप्त ग्रामीण आधारभूत संरचना भी गरीबी का योगदान देती है, यानी गरीबी का कारण है। शहरी गरीबी के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो शहरी गरीबी के 2 प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े पैमाने से पलायन, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में आ जाते हैं पलायन करके, जो शहरी संसाधनों पर दबाव डालता है और अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा देता है, और उचित आवास व स्वच्छता सुविधाओं का अभाव होता है। उच्च जीवन यापन की लागत और शिक्षा कौशल की कमी के कारक बन जाते हैं। गरीबी का बच्चों के विकास पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो गरीबी का बच्चों के विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह कुपोषण, बीमारी, शिक्षा से वंचित होना, बाल श्रम और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देती है, जिससे उनके शारीरिक संज्ञानात्मक और भावात्मक विकास में बाधा डालती है और वे गरीबी के दुष्कर्म में फंस जाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता कि आप कामयाब हो जाओ, नौकरी लग जाओ। आप कामयाब नहीं होगे तो कोई और कामयाब होगा, जो योग्य होगा वो कामयाब होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर जब भी आप कामयाब हो तो गरीबों की, जीवों की हमेशा मदद करना, दया की भावना रखना। यही आपको एक मानव में जो गुण होना चाहिए, इंसानियत, ये गुण दिखाई देना चाहिए। इंसानियत को नहीं छोड़ना चाहिए। गरीबी का सामाजिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गरीबी सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, क्योंकि यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसे अवसरों पर पहुंच में गहरा अंतर पैदा करती है। यह समाज के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच खाई को चौड़ा करती है, जिससे सामाजिक एकजुटता कमजोर होती है और संघर्ष बढ़ जाता है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं, गरीबी का सामाजिक असमानता पर क्या प्रभाव पड़ता है।
यानी गरीबी से समाज में कैसे असमानता पैदा होती है। तो गरीबी सामाजिक असमानता को बढ़ाती है, क्योंकि ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी जैसी अवसरों तक पहुंच में गहरा अंतर पैदा कर देती है। यह समाज के भीतर विभिन्न वर्गों के बीच खाई को चौड़ा कर देती है। यानी कि अर्थ के आधार पर, धन के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर गरीब तो कमज़ोर होता है और जो संपन्न होते हैं उनमें बंटवारा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार की 2 प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं। तो भारत में गरीबी कम करने के लिए सरकार की रणनीतियों में रोजगार सृजन कार्यक्रम जैसे कि मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना, खाद्य सुरक्षा योजना, कौशल विकास पहले और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का विस्तार शामिल है, ताकि उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार और सक्षम होता है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। यह श्रम बल का एक अनुत्पादक हिस्सा है जो समाज के लिए आर्थिक और सामाजिक लागतें पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में बेरोजगारी के 2 प्रमुख प्रकारों का वर्णन करो। तो भारत में बेरोजगारी के 2 प्रमुख प्रकार, जिनमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि में अधिक लोग कार्यरत हैं जितनी आवश्यकता नहीं है, और संरचनात्मक बेरोजगारी, श्रमिकों के कौशल और बाजार की मांग के बीच बेमेल। शिक्षित बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी भी आम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरी बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारण क्या हैं। तो शहरी बेरोजगारी के 2 प्रमुख कारण, ग्रामीण शहरी प्रवासन की उच्च दर जिससे शहरी श्रम बाजार पर दबाव पड़ता है, और उद्योग द्वारा आवश्यक कौशल और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच बेमेल। औद्योगिकरण की धीमी गति भी एक कारक है। डियर स्टूडेंट्स, दिन को तो वैसे ही आवाज़ ज़्यादा होती है, जब मैं रात को वीडियो बनाता हूँ तो भी ये ट्रेन बहुत आ जाती हैं। अब 10 क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं किए अपन ने, 5 मिनट भी नहीं हुई होगी आपको इस वीडियो में आई हुई। इसके बीच ही 3 ट्रेन गुजर गई। अब ये कुत्ते बोल रही हैं, दोबारा एक ट्रेन आने वाली है, तो थोड़ा बहुत अगर आवाज़ हो तो अपने हिसाब से एडजस्ट करना, केवल आपको पढ़ना है। बेरोजगारी का युवाओं पर क्या सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी युवाओं को कैसे प्रभावित करती है, उनका दिमाग कैसे चलता है बेरोजगारी में, समाज उनको किस नज़र से देखता है, वो समाज को किस नज़र से देखते हैं। तो बेरोजगारी का युवाओं पर गंभीर सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। निराशा आती है, आत्मविश्वास में कमी आती है, मानसिक तनाव पैदा होता है, सामाजिक अलगाव, समाज से अलग हो जाते हैं, अपराध व नशीली दवाओं का दुरुपयोग करने लगते हैं, यानी इनको उपयोग करने लगते हैं। असामाजिक गतिविधियों में वृद्धि का कारण बन सकती है बेरोजगारी। आत्महत्या भी कर लेते हैं बेरोजगार युवा। बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए 2 प्रमुख कदम क्या हैं। तो बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना जैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे कौशल विकास कार्यक्रम प्रमुख कदम है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, यानी खुद का रोजगार, खुद का बिजनेस करने के लिए लोन भी दे रही है सरकार। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में जनांकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए बेरोजगारी को नियंत्रित करना क्यों आवश्यक है। तो जनांकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए बेरोजगारी को नियंत्रित करना आवश्यक है, क्योंकि यदि युवाओं और कार्यशील युवाओं की बड़ी आबादी को उत्पादक रोजगार नहीं मिलता है तो यह आर्थिक बोझ बन जाती है, जिससे सामाजिक अशांति और विकास की धीमी गति हो सकती है। ये बीच में उचकना थोड़ा सा मेरे को भी अजीब लगता है, क्योंकि ये समय के बचत के कारण
मेरे को फास्ट फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। लगातार जब बोलता हूँ तो गला सूख जाता है, इतनी आदत है नहीं। मेरे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम आ रही है मेरी भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भ्रष्टाचार से आप क्या समझती हैं? तो भ्रष्टाचार का अर्थ सामाजिक या निजी पद का दुरुपयोग अपने निजी लाभ के लिए करना है। इससे रिश्वत लेना, धोखाधड़ी, भाई भतीजावाद, ब्लैकमेलिंग और सत्ता का दुरुपयोग शामिल है, जिससे नैतिकता और पारदर्शिता का उल्लंघन होता है। ये रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार तो देखने को मिल ही रहा है अपन को। आर्मी हो, दिल्ली पुलिस हो, सब में जैक लगते हैं, फीस जमा होती है, बस सही सी कार्रवाई नहीं कर रही सरकार, बस इतनी है। वरना कौन रिश्वत ले ले, इतना आधुनिक ज़माना है, हर बंदा जेब में फ़ोन लेके घूमता है, ऐसे कौन रिश्वत ले ले बताओ। सब मिले जुले हैं। भारत में भ्रष्टाचार के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारत में भ्रष्टाचार के दो प्रमुख कारण नैतिक मूल्यों में गिरावट और जवाबदेही की कमी है। इसके अतिरिक्त जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं, निम्न वेतनमान, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और पारदर्शिता की कमी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। यानी कि जटिल नौकरशाही प्रक्रियाएं हैं, इच्छा शक्ति का अभाव है, पारदर्शिता की कमी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये निवेश को हतोत्साहित करता है, असमता बढ़ाता है, सरकारी राजस्व को कम करता है, बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को विलंबित करता है और संसाधनों को अनुचित आवंटन की ओर ले जाता है, जिससे आर्थिक वृद्धि धीमी हो जाती है। यानी अकुशल लोग कार्य करेंगे, वो दुरुपयोग ही करेंगे उन चीज़ों का, क्योंकि अगर वो कुशल होते तो सही तरीके से नौकरी लग जाती। भ्रष्टाचार का सहारा क्यों लेते, मतलब अयोग्य लोग हैं वो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भ्रष्टाचार का सामाजिक न्याय और समानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भ्रष्टाचार सामाजिक न्याय और समानता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यह गरीबों और वंचितों को सरकारी सेवाओं और लाभों से वंचित करता है, क्योंकि उन्हें अक्सर रिश्वत देनी पड़ती है। यह व्यवस्था में विश्वास और कमज़ोर करता है, सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए दो प्रमुख कदम कौन से हैं? तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं। इसके अलावा डिजिटलीकरण, सेवाओं को ऑनलाइन करना, विस्लोअर संरक्षण जैसे कदम पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाई गई हैं। ये आधुनिक विधियाँ का उपयोग लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागरिक चार्टर भ्रष्टाचार को कम करने में कैसे सहायक है? तो नागरिक चार्टर भ्रष्टाचार को कम करने में सहायक है, क्योंकि ये सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता, समय शिक्षा और शिकायत निवारण तंत्र को परिभाषित करता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में सूचित करता है और सेवा प्रदाताओं को जवाबदेह बनाता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को कम करने में क्या भूमिका निभाता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नागरिकों को सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार देता है, जिससे सरकारी विभागों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। यह अनियमितताओं को उजागर करने और जनता की निगरानी को सशक्त करने में मदद करता है। हेलो राम राम डिस्टेंस, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आज अपन सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर के लिए यूनिट 3 पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अपना पहला क्वेश्चन है, जाति व्यवस्था से आप क्या समझती हैं? तो जाति व्यवस्था भारत में एक परंपरागत, पदानुक्रमित और अंतर विवाही
सामाजिक स्थिरीकरण प्रणाली है। यह जन्म पर आधारित होती है, जहाँ व्यक्ति का सामाजिक दर्जा उसकी जाति से निर्धारित होता है, और यह अक्सर व्यवसाय, सामाजिक संपर्क व अवसरों पर प्रतिबंध लगाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जाति व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो जाति व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह जन्म आधारित होती है। व्यक्ति जाति बदल नहीं सकता और पदानुक्रमित होती है, जहाँ विभिन्न जातियाँ ऊंच नीच के क्रम में व्यवस्थित होती हैं। इसमें अंतर्विवाह और पारंपरिक व्यवसाय का निर्धारण भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जाति व्यवस्था शिक्षा तक पहुँच में असमानताएं कैसे पैदा करती है? तो जाति व्यवस्था शिक्षा तक पहुँच में असमानताएं पैदा करती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से निम्न जातियों को शिक्षा से वंचित रखा गया या उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी निम्न जाति के बच्चे अक्सर स्कूल छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जाति आधारित भेदभाव ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार प्रकट होता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जाति आधारित भेदभाव पानी के स्रोत, मंदिरों के प्रवेश, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग, सामाजिक मेल जोल में बहिष्करण के रूप में प्रकट होता है। निम्न जातियों को अक्सर पारंपरिक रूप से अशुद्ध माने जाने वाले व्यवसाय करने पड़ते हैं, और भूमि स्वामित्व में भी असमानता होती है। भीमराव अंबेडकर को तो जानते हो आप, कितना संघर्ष किया था उन्होंने इन सभी पानी के लिए, शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, जाति आधारित हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो जाति आधारित हिंसा उन कृत्यों को संदर्भित करती है जो व्यक्ति या समूह के खिलाफ उनकी जातिगत पहचान के कारण किए जाते हैं। इसमें शारीरिक हमला, संपत्ति का विनाश, सामाजिक बहिष्कार और मनोवैज्ञानिक उत्पीड़न शामिल हो सकता है, विशेषकर निम्न जातियों के खिलाफ। आपको डोगेश भाई की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा एडजस्ट करना, क्योंकि ये तो कल भी ऐसे भौंकने लग जाएंगे, वीडियो बन ही नहीं पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में संविधान की क्या भूमिका रही? तो भारत में जाति व्यवस्था को कमज़ोर करने में संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह अनुच्छेद 15 भेदभाव पर निषेध और अनुच्छेद 17 असृष्टता का उन्मूलन, यानी कि कोई छुआछूत नहीं कर सकता, के माध्यम से जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। आरक्षण जैसे प्रावधान सामाजिक उच्च न्याय और समानता को बढ़ावा देते हैं, यानी आरक्षण इन लोगों के काम आता है, दलित लोगों के लिए। दलित शब्द से आप क्या समझते हैं? तो दलित शब्द उन समुदायों से संदर्भित है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखे गए थे और जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। यह शब्द सामाजिक अन्याय और उत्पीड़न के अनुभव को व्यक्त करता है। अब पहचान और सशक्तिकरण के लिए उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आरक्षण नीति जाति आधारित असमानता को कम करने में कितनी प्रभावी रही? तो आरक्षण नीति ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में निम्न जातियों की पहुंच में सुधार किया है, जिससे उनके जीवन स्तर में आंशिक उत्थान हुआ है। मोटा दिखने लगा है मेरे को। हालांकि यह नीति अभी भी सभी स्तरों पर सामाजिक आर्थिक असमानताओं को पूरी तरह से समाप्त करने में चुनौतियों का सामना कर रही है, और लोगों का समान वितरण भी एक मुद्दा बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जाति व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं देखी जाती हैं, इसका कारण क्या है? तो जाति व्यवस्था के कारण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में असमानताएं देखी जाती हैं, जहां निम्न जाति के व्यक्तियों को अक्सर भेदभाव, अपर्याप्त सुविधाएं और वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
इससे उनकी स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जातिगत पहचान भारतीय राजनीति में कैसी भूमिका निभाती है? तो जातिगत पहचान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल अक्सर जाति आधारित वोट बैंक से लक्षित करते हैं, यानी खुद को जाति से जोड़ते हैं और वोट मांगते हैं, है ना। जातिगत समीकरण चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। यह प्रतिनिधित्व सुनिश्चित के साथ साथ कभी कभी विभाजनकारी राजनीति को भी बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिंग आधारित असमानता से आप क्या समझते हैं? तो लिंग आधारित असमानता उस स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जिससे उन्हें अवसरों, संसाधनों और शक्ति तक पहुंच समान मिल जाती है। यह समाज के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य में व्याप्त होती है। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति तक पहुंच उनकी समान नहीं होती है। लिंग के आधार पर उन्हें भेदभाव किया जाता है उनके साथ। यही लिंग आधारित असमानता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव को दो स्रोत क्या हैं? यानी कि भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? दिमाग थोड़ा हैंग ही हो गया है, क्योंकि 1 घंटे से पूरा एक ट्रेन जा रही है, एक आ रही है, बीच में वीडियो रुक रहा है, चालू हो रहा है। भारतीय समाज में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख स्रोत पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाएं जहां पुरुषों का प्रभुत्व होता है और रूढ़िवादी सांस्कृतिक मूल्य व परंपराएं हैं जो महिलाओं की भूमिकाओं को सीमित करते हैं और उनकी अधीनस्थ स्थिति को बनाए रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा तक पहुंच में लिंग आधारित असमानता को कैसे प्रकट होती है? तो शिक्षा तक पहुंच में लिंग आधारित असमानता बालिकाओं के लिए स्कूलों में नामांकन की दर, उच्च ड्रॉप आउट दर विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, और लड़कों की तुलना में कम संसाधनों व महत्व प्रदान करने में प्रकट होती है। बाल विवाह भी एक प्रमुख कारण है। बाल विवाह की तो मैं क्या ही बताऊँ आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम बाजार में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख उदाहरण दें। तो श्रम बाजार में लिंग आधारित भेदभाव के दो प्रमुख उदाहरण, महिलाओं को समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है और उन्हें नेतृत्व की भूमिकाओं या उच्च वेतन वाली नौकरियों में कम प्रतिनिधित्व मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिंग आधारित हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो लिंग आधारित हिंसा किसी भी व्यक्ति पर उसके लिंग के आधार पर की गई कोई भी हानिकारक क्रिया है। इससे शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नुकसान भी शामिल हो सकता है, जैसे कि घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, दहेज प्रथा और बलात्कार। यह शक्ति के असंतुलन से उत्पन्न होती है, यानी कि एक दूसरे को कमज़ोर समझना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में लिंगानुपात में असंतुलन के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो भारत में लिंगानुपात में असंतुलन के दो प्रमुख कारण लड़के की वरीयता के कारण कन्या भ्रूण हत्या और लिंग चयनात्मक गर्भपात है। इसके अतिरिक्त लड़कियों के प्रति उपेक्षा भी उच्च बाल मृत्यु दर का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख योजनाएं बताएं। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की दो प्रमुख योजनाएं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बालिका शिक्षा और लिंगानुपात में सुधार हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, स्वच्छ ईंधन तक पहुंच प्रदान कर ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला स्वयं सहायता समूह भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 18 है, महिलाओं के स्वास्थ्य पर लिंग आधारित भेदभाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो महिलाओं के स्वास्थ्य पर लिंग आधारित भेदभाव का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपर्याप्त पोषण, कम स्वास्थ्य देखभाल और यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ता है,
घरेलू हिंसा भी उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित असमानता किस प्रकार दिखाई देती है? तो राजनीतिक भागीदारी में लिंग आधारित असमानता विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में दिखाई देती है। उन्हें चुनाव लड़ने और राजनीतिक दलों में नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी आवाज़ कम सुनी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैंगिक समानता प्राप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो लैंगिक समानता प्राप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करती है और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, निर्णय लेने की क्षमता और बेहतर स्वास्थ्य परिणाम प्राप्त करने में मदद करती है। यह रूढ़िवादिता को चुनौती देती है और समाज की मानसिकता बदलती है। हेलो राम राम डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। सोशियोलॉजी 4th सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर दी थी अपन ने। आज अपन यूनिट 4 पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। यूनिट 4 है पारिवारिक समस्याएं, जैसे कि दहेज, आत्महत्या, घरेलू हिंसा, इनको देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, दहेज से आप क्या समझते हैं? तो दहेज उस संपत्ति या धन को संदर्भित करता है जो विवाह के समय वधू पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। यह एक सामाजिक कुरीति है जो भारतीय समाज में व्यापक है और अक्सर महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ और हिंसा का कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दहेज प्रथा को एक सामाजिक समस्या क्यों माना जाता है? तो दहेज प्रथा को एक सामाजिक समस्या माना जाता है क्योंकि यह महिलाओं के उत्पीड़न और हिंसा, दहेज हत्या, घरेलू हिंसा का कारण बनती है, लिंग आधारित भेदभाव को बढ़ावा देती है, परिवारों पर अत्यधिक आर्थिक बोझ डालती है और सामाजिक असमानता को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, दहेज प्रथा के 2 प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं? तो दहेज प्रथा के 2 प्रमुख सामाजिक कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, जहाँ महिलाओं को अधीनस्थ माना जाता है, और सामाजिक आर्थिक स्थिति के प्रदर्शन की इच्छा। इसके अतिरिक्त विवाह को एक लेन देन के रूप में देखना और सामाजिक दबाव भी इसे बढ़ावा देता है। समाज को इसको रोकना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दहेज प्रथा का महिलाओं के जीवन पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो दहेज प्रथा का महिलाओं के जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, वित्तीय शोषण, यहाँ तक कि दहेज हत्या का शिकार बनाती है। यह उनकी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता को बाधित करती है, जिससे उनका समग्र सशक्तिकरण प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून बनाया है? तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बनाया गया है। यह कानून दहेज लेने देने या दहेज लेन देन को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दहेज प्रथा को समाप्त करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो दहेज प्रथा को समाप्त करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा महिलाओं को सशक्त करती है, उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती है, जिससे वे दहेज के बोझ के बिना विवाह कर सकें। यह सामाजिक सोच को बदलती है और दहेज के खिलाफ जागरूकता बढ़ाती है। इसलिए जो भी बेटियां अगर दहेज का विरोध कर सकें तो पढ़ाई करो, खुद आत्मनिर्भर बनो। क्वेश्चन नंबर 7 है, दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी क्यों नहीं रुकी? दहेज निषेध अधिनियम के बावजूद दहेज प्रथा अभी भी बनी हुई है क्योंकि कानून का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन ही नहीं हुआ है। सामाजिक दबाव और पुरानी रूढ़िवादियों गहरी जड़ी जमी हुई हैं। अक्सर परिवार प्रतिष्ठा के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती, यानी कि रुतबा दिखाना होता है एक पक्ष को। तो एक पक्ष वो होता है जो दूसरे के कारण देता है, यार उसने दे दिया अपन नहीं देंगे,
ऐसे चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या को क्यों माना जाता है? तो आत्महत्या को एक सामाजिक समस्या माना गया है क्योंकि यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक कारकों जैसे कि अलगाव, गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी का परिणाम होता है। ये समाज की सामूहिक भलाई और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्महत्या के दो प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं? तो आत्महत्या के दो प्रमुख सामाजिक कारण सामाजिक अलगाव और अकेलापन, विशेषकर तेजी से बदलते समाज में, तथा आर्थिक दबाव और बेरोजगारी भी है। इसके अतिरिक्त शैक्षणिक तनाव, पारिवारिक संघर्ष और सामाजिक समर्थन की कमी भी महत्वपूर्ण कारक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तो इन चीज़ों से दूर ही रहना, आत्महत्या ये सुसाइड से, तो है ना। मेरे को पता है आप नहीं करोगे ऐसा, फिर भी कुछ ख्याल आए तो अपने मम्मी पापा की तरफ देखना, और मेरे से भी बात कर लेना, मैं भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाँ आप तो क्या ही बात करोगे मुझसे, समझते ही नहीं हो कुछ। क्वेश्चन करवाता हूँ, पिछली बार बहुत सी स्टूडेंट को हेल्प की थी मैंने, फिर भी बताया नहीं कि भैया कैसा पेपर हुआ, है ना। तो ये ज़िंदगी के ये फैसले, ये तो क्यों ही बताओगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 है, एमिल दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार क्या हैं? तो एमिल दुर्खिम के अनुसार, ये खुद दुखी प्राणी है, आत्महत्या के 4 प्रकार बताए। अहमवादी, सामाजिक एकीकरण की कमी से, परोपकारी, अत्यधिक एकीकरण से, मानकहीनतावादी, सामाजिक मानदंडों के विघटन से, भाग्यवादी, अत्यधिक विनियमन से। क्वेश्चन नंबर 11 है, शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर बढ़ने के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो शहरी क्षेत्रों में आत्महत्या की दर बढ़ने के दो प्रमुख कारण उच्च प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवन शैली तथा सामाजिक अलगाव और पारंपरिक समर्थन प्रणालियों का विघटन है। इसके अतिरिक्त वित्तीय दबाव और नशीली दवाओं का दुरुपयोग भी कारक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आत्महत्या की रोकथाम में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की क्या भूमिका है? तो आत्महत्या की रोकथाम में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे मानसिक विकारों की पहचान और उपचार प्रदान करती हैं, संकट परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं और प्रभावित व्यक्ति को भावात्मक समर्थन व उपचार के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसानों में आत्महत्या के दो प्रमुख कारण क्या हैं? तो किसानों में आत्महत्या के दो प्रमुख कारण फसल की विफलता और अत्यधिक कर्ज का बोझ है, जो उन्हें भारी वित्तीय संकट में डाल देता है। अपर्याप्त सरकारी समर्थन, सिंचाई की कमी, जलवायु परिवर्तन भी इस समस्या को गंभीर बना देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आत्महत्या के मामलों में सामाजिक समर्थन नेटवर्क की क्या भूमिका है? तो आत्महत्या के मामलों में मजबूत सामाजिक समर्थन नेटवर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिवार, दोस्त, समुदाय से मिलने वाला भावनात्मक और व्यवहारिक समर्थन व्यक्ति को तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने में मदद करता है, उन्हें अकेलेपन महसूस करने से रोकता है और जीवन के प्रति आशा बनाए रखने में सहायक होता है। दो दोस्त मिलकर कभी आत्महत्या नहीं करती, है ना, क्योंकि एक दूसरे को संभाल लेते हो। जो अकेला रहता है ना, वही आत्महत्या करता है। घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो घरेलू हिंसा वह हिंसा है जो परिवार या घरेलू इकाइयों के भीतर होती है, जिसमें पति पत्नी, माता पिता, बच्चे या अन्य रिश्तेदार शामिल हो सकते हैं। इसमें शारीरिक, यौन, भावनात्मक, मौखिक या आर्थिक दुर्व्यवहार भी शामिल हो सकता है, जिसका उद्देश्य नियंत्रण स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में घरेलू हिंसा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? तो भारत में घरेलू हिंसा की दो प्रमुख प्रवृत्तियां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की व्यापकता, विशेषकर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा, और दहेज की मांग या शराब के नशे में हिंसा करना। ग्रामीण और निम्न आय वाले परिवारों में इसका प्रचलन अधिक है। हालांकि यह
सभी सामाजिक आर्थिक वर्गों में मौजूद है। यानी कि गरीबी जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो ज़्यादा परेशान होते हैं। अमीर लोग और जो पढ़े लिखे हैं वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते। तो आप भी पढ़ो, पढ़ाई हर जगह काम आएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, घरेलू हिंसा के प्रमुख सामाजिक कारण क्या हैं? तो घरेलू हिंसा के प्रमुख सामाजिक कारण पितृसत्तात्मक मानसिकता और लैंगिक भूमिकाओं की रूढ़िवादिता है, जो पुरुषों को महिलाओं पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। शराब का सेवन, गरीबी और कानूनी जागरूकता की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो घरेलू हिंसा के पीड़ितों पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें शारीरिक चोटें, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। वो कहते हैं ना कि बोली का घाव नहीं भरता है, चोट का तलवार का घाव भर जाता है। तो वही है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, जैसे अवसाद, आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक अलगाव और बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव। मैं तो सुनता हूँ वही बोल देता हूँ, बड़े बुड़कों से जो सुना वही आपको बोल देता हूँ। घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में कौन सा कानून है? तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए भारत में घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 है। यह कानून महिलाओं को शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, यौन और आर्थिक हिंसा से बचाता है और उन्हें आश्रय व सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, घरेलू हिंसा को कम करने में सामुदायिक जागरूकता और हस्तक्षेप की क्या भूमिका है? तो घरेलू हिंसा को कम करने में सामुदायिक जागरूकता और हस्तक्षेप की महत्वपूर्ण भूमिका है। समुदाय को हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाने, पीड़ितों का समर्थन करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित करना आवश्यक है। स्थानीय संगठन और हेल्प डेस्क भी पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं। ऐसे करके गला तो मेरा सूख गया, पर मैंने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। अगर बीच में ये गाड़ियाँ परेशान नहीं करती तो अपना सही से एडजस्ट हो जाता। पर धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। आपकी वो लग नहीं रही होगी कि मेरे को पास होना है, वरना तो लोग तो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। यार क्या ही वीडियो देखें, बीच में कुत्ता भौंक रहा है, गाड़ी आ रही है,